अस्सलाम वालेकुम। एपिसोड 7 इज़ हेयर। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और नावल को एंजॉय कर रहे होंगे। नावल यारे दिलबरम बाय रहीला ख़ान का ये नावल है और हम इसको रीड आउट करेंगे। चलें जी, स्टार्ट लेते हैं इसका। सवात पैलेस मंगूरा होटल की बुलंद इमारत के तीसरे फ्लोर के बड़े से कमरे में शाइस्ता ग्लास विंडो के सामने खड़ी इस पार पहाड़ों पर बने घरों से आती हल्की हल्की सितारों की मानी टिमटिमाती रोशनी को देख रही थी। रात के वक्त यह मंजर इंतहाई दिलकश लग रहा था कि वो एक टुक सी इन्हें देख रही थी, जबकि ख्याल तबरेज़ की जानिब था। हमसे तो मत्थम पड़ा ही नहीं जाता, ऐसे लग रहा है जैसे मरी हुई आवाज़ हमारी। वो सुबह तबरेज़ और इस घर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर वापस न जाने का अहद करती इस होटल में आई थी, जहाँ तबरेज़ शादी की रात शाइस्ता को इसी होटल की इसी खूबसूरत कमरे में लाया था और जहाँ से इनकी खूबसूरत ज़िंदगी का नया और दौर शुरू हुआ था, जहाँ वो दोनों मुकम्मल एक दूसरे के बन चुके थे। वो कुछ पल यहाँ बिताना चाहती थी, इन यादों को फिर से याद करना चाहती थी, तभी वो हवेली से निकल कर यहाँ आ गई थी, यही सोच कर के सुबह यहाँ से इन सब से दूर चली जाएगी। तभी कुछ सोच कर वो बेड पर पड़े अपने हैंड बैग की जानिब लपकी और सुबह का बंद हुआ फ़ोन ऑन करती हमना का नंबर मिलाने लगी, पर आगे से इसका नंबर बिजी जा रहा था। शाइस्ता सर झटक कर गैलरी खोल कर अपनी और तबरेज़ की तस्वीरें देखने लगी। एकदम इसके चेहरे पर उदासी रकसा हुई थी। कितना खाली हो गई थी वो, बिल्कुल अकेली। गाड़ी पार्किंग में लॉक करके वो तेज़ी से होटल की सिमत बढ़ा। इससे ये जानना ही ना पड़ा था कि शाइस्ता कौन सा कमरा नंबर में है, कि वो बखूबी वाकिफ़ था। कुछ ही लम्हों में वो वहाँ की मैनेजमेंट को अपनी शिनाख्त करवाता डुप्लीकेट की देकर लिफ्ट की जाने आया था। इसके हर अमल से बेचैनी रोनमा थी कि वो पलक झपकते ही अपनी शान के पास पहुँच जाना चाहता था। कुछ ही मिनटों में वो इसी दरवाजे के सामने था। माई लव, बहुत तड़पाया तुमने अपने इज़हार को, अब ये तड़प सहने के लिए तैयार हो जाओ। वो खुद से बड़बड़ाया और की से लॉक खोलने लगा। शाइस्ता जो तबरेज़ की तस्वीर को देखकर बीती याद करके रो रही थी कि स्क्रीन पर हमना कॉलिंग लिखा जगमगाने लगा। शाइस्ता ने आंसू पोंछते फ़ोन कान से लगाया। हमना, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। वो तेज़ी से बोली। क्या हुआ शाइस्ता, सब खैर तो है ना मेरी जान? कुछ ठीक नहीं, कुछ भी नहीं। वो हिचकियों से रोती सारी बात अपनी गहरी दोस्त हमना को बताती चली गई। मुझे तबरेज़ भाई से ये उम्मीद नहीं थी। अच्छा तुम रो नहीं, मैं सुबह ही तुम्हारी तरफ आती हूँ। ओके, फिर इस मसले का कोई हल सोचते हैं। हमना ने इसे तसल्ली दी। मैं यहाँ नहीं रह सकती, वो मुझे ढूंढ लेगा, इसलिए तुमसे कह रही हूँ मुझे यहाँ से दूर जाना है। मैं कल ही मुल्क से बाहर जाना चाहती हूँ। वो झुंझलाई हुई सी बोली, जबकि तबरेज़ जो दरवाज़ा खोले दबे कदमों से इत्मीनान से अंदर आया, पर आगे से इसकी बातें सुनकर नए सिरे से गुस्सा आया था कि वो जबड़े भींजे इसके पीछे जा खड़ा हुआ। हाँ तुम बस कल ही करो ये सब, मैं यहाँ एक पल नहीं रहना चाहती। शाइस्ता फ़ोन पर हमना से कह रही थी कि अपने पीछे किसी की मौजूदगी महसूस करके इसका दिल खौफ से धड़का। इससे पहले एक वो मूर्ति फुर्ती से वैसे फ़ोन छीन चुका था। इस अचानक हुई आफदात पर शाइस्ता की चीख निकली थी, जब वो इसके पहलू से हाथ लपेटे इसे अपनी जानिब खींच कर इसकी पुश्त सीने से लगा चुका था। क्यों किया तुमने ऐसा? तबरेज़ इसके कान के करीब फंकारा था। ज़ार, शाइस्ता जो डरी हुई थी कि इसके लिमिट्स को महसूस करती एकदम पुरसकून हुई थी, जबकि इसके यूं सरगोशी में पुकारने पर तबरेज़ की गिरफ्त में सख्ती दराई। मना किया था ना, तो ये हमाकत क्यों की? क्यों मुझे छोड़ने की नामुमकिन कोशिश की, बताओ? वो इसके बाल मुट्ठी में दबोचे फंकारा कि शाइस्ता के मुँह से सिसकी निकली थी। मुझे नहीं रहना आपके साथ। वो इसके हाथ पर अपना हाथ रखती हिम्मत करती बोली। मुझे नहीं रहना आपके साथ। वो इसके हाथ पर अपना हाथ रखती हिम्मत करती बोली, जबकि इसकी हटतरमी ने तबरेज़ में आतिशां भरती थी कि वह नहायत गुस्से के आलम में इसके कंधे पर झुका था। इसकी शदीद अमल पर शाइस्ता की आंखों से आंसू गिरने लगे, पर वो बगैर मज़ाहमत के इसके हिसार में खड़ी थी। रहना तो मेरे साथ ही है, चाहे तुम्हारी मर्जी हो या ना हो। वो इससे झटके से खुद से दूर झटकता इस तरह की आफियत में बालों में हाथ फेरता जा रहा था। दिल तो कर रहा है अपने हाथों से तुम्हारी जान ले लूँ। कितनी अज़ियत में तुम मुझे मुब्तला कर चुकी हो। तुम्हें कोई परवाह है किस शख्स से तुम यूँ घर से निकली? अभी मैं मरा नहीं हूँ, जिंदा हूँ, जो तुम खुद सरी पर सरी उतर आई हो। वह इसके करीब आता इसे बाजू से झंझोड़ कर इश्तियाल अंगेजी से बोल कर शाइस्ता को कपकपाने पर मजबूर कर। क्या मुझे छोड़ने की इतनी जल्दी थी तुम्हें? जैसे तुम्हें मौके की तलाश में थी, बगैर कुछ जाने सुने समझे अपनी मनमानी करती घर से ही निकल आई। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो आग लगा देता मैं इस दुनिया को। भैया मैं क्यों? हमने थोड़ी ना कहा था उसे बाहर निकलो। वो इसकी गर्दन को अपनी आनी गिरफ्त में लेता अपनी कैफियत पर इस पर अयां कर क्या था। हाँ हो जाए, अच्छा है कि मर जाऊं। क्यों करे अब मेरी इतनी फिक्र?
अपनी नई बीवी की करे फिक्र, अब तो बच्चा भी देने वाली है आपको, तो मेरे लिए पागल होने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। वो इसका हाथ झटक कर दूर जाती इतनी शिद्दत से चलाई थी, जबकि तबरेज़ का तो दिमाग घूम गया था। इस बच्चे को तबरेज़ का बच्चा समझ बैठी थी। इसने सुर्ख आंखों से इसे देखा जो सूं सूं करती सोफे पर बैठी रोने में मसरूफ़ हो चुकी थी। ये क्या बकवास कर रही है तुम अपनी दोस्त से? मुझसे दूर जाने का शौक़ अभी पूरा नहीं हुआ, जो टांगे तुड़वाने का शौक़ हो रहा है? तबरेज़ ज़बत से इसके इश्क-रवां चेहरे को देखता बोला, जबकि शाइस्ता बहती आंखों से फकतूर कर रह गई। इससे पहले कि वो मज़ीद इस्तफसार करता, तबरेज़ के फ़ोन पर घर से कॉल आने लगी थी। शाइस्ता मेरे साथ है, कल आ जाएंगे हम, बेफिक्र हैं आप लोग। वो इनकी सुने बगैर इन्हें इतला देता कॉल बंद कर चुका था और बेड की जानिब बढ़ गया। शाइस्ता को सामने पाकर इसके चलते दिल को सुकून मिला था कि वह जैकेट उतारकर शाइस्ता के मुंह पर फेंकता बैकग्राउंड से टेक लगाकर नीम दराज होकर इत्मीनान से इसे देख रहा था, जो तबरेज़ को बुरी तरह घूरने में मसरूफ़ थी। तुम्हें क्या लगता है कि यूँ रो धो कर तुम मुझसे बच जाओगी? तो भूल है तुम्हारी। वो लबों पर खूबसूरत मुस्कुराहट सजाए बोला और इसको हनूस देखते ही पास पड़ा फ़ोन उठाकर खाना ऑर्डर किया। उठो मुंह धो लो। वो इसको हनूस बैठे देख बोला, जो अपने हाथों की लकीरों में न जाने क्या तलाश कर रही थी। आप निकल जाएं यहाँ से। वो सर बफलक हुई। कल साथ निकलेंगे, आज तो मैं तुम्हें अपने जुनून और फहशतों से मिलवाने वाला हूँ। तबरेज़ सख्त लहजे में बोला, अगर आप ना गए तो मैं खुद चली जाऊँगी। शाइस्ता ज़ख्मी शेरनी की मानंद घुराई। अब तुमने ऐसी कोई हरकत की तो पहले मैं तुम्हें शूट करूँगा और फिर खुद को। वो जैकेट से गन निकालता इसकी जानिब और अपनी जानिब इशारा करता साइड टेबल पर रखा कि गन देखकर शाइस्ता की आंखें फैली। आप ये मुझे मारने के लिए लाए हैं? वो भी यकीनी के आलम में बोली, हम दोनों को मारने के लिए, वो भी सूरत कि अगर तुमने फिर से मेरी इजाज़त के बिना कोई भी गलत कदम उठाया। वो इसे बावर करवा गया। जाओ 2 मिनट में फ्रेश होकर बाहर आओ। दरवाजे पर दस्तक देकर सुनकर वो इसे कहता अपनी जगह से उठा, जबकि शाइस्ता बल खाती मुँह में बड़बड़ाती वाशरूम बंद होगी। कुछ देर बाद वो हाथ मुंह धोकर बाहर आई। तबरेज़ टेबल पर खाना लगा चुका था। मुझे भूख नहीं, वो कहती गिलास रोड की जानिब भटकी। मुझे तो है, बेहतर है कि मुझे तुम पर जितना गुस्सा है इतना ही रहने दो, इसे मज़ीद मत बढ़ाओ, वरना मुश्किल तुम्हारे लिए ही होगी। वो बर्फीले लहजे में कहकर इसकी कलाई जकड़कर अपने साथ लाया और सोफे पर पटकने के अंदाज में बिठाया और ख़ुद भी इसके बिल्कुल साथ बैठ गया। दूर हो। शाइस्ता को अपने साथ देखकर चीखी, मैं तो ये दूरी भी मिटाने वाला हूँ। वो मायनी फेजी से बोला, आप चाहते क्या हैं? आखिर इतना कुछ करके मुझे बर्बाद करके आपको सुकून ही मिला क्या? शाइस्ता की आवाज़ भर आई थी। मैं क्या चाहता हूँ वो तुम अच्छी तरह जानती हो। सुकून में तुम नहीं तो सुकून में मैं भी नहीं। अब खामोशी से खाना खाओ। वो इसके लबों पर उंगली रखता इसे खामोश करवा गया था कि शाइस्ता मुंह फेर गई। तबरेज़ लब बीच कर इसे देखे, क्या तुम क्या चाहती हो इसका फैसला बाद में करते हैं, पहले खाना खाओ। वो इसके मुंह में ज़बरदस्ती नवाला डालते पिचकारते बोला, जबकि शाइस्ता आंसू से भरी आंखों से इसका ये अंदाज देखती रह गई। इतनी मोहब्बत थी तो क्यों की शादी, और अगर आपको इतने ही बच्चों की ज़रूरत थी तो एक बार मुझसे तो बात कर लेते। यूँ छुप छुपा कर शादी करने का क्या मकसद था? वो इसे देखकर सरगोशी में बोली, तुम्हें किसने कहा कि मैंने बच्चों के लिए शादी की है? तबरेज़ इसके आंसू नरमी से साफ करता बोला, जबकि शाइस्ता खामोश रही। तबरेज़ भी खामोशी से इसे अपने हाथ से खाना खिलाता रहा और साथ खुद भी खाया। खाना खिलाने के बाद वो इसे बगैर समझने का मौका दिए कीमती मता की तरह अपने बाजू में समेट चुका था। ये क्या करें आप, छोड़े मुझे, तुम्हारा इलाज खुद ही पढ़ लो। शान, जब तुम घर में नहीं दिखी तो मुझे लगा मैं मर जाऊंगा। मेरी सांसें सीने में उलझने लगी थी, मुझे सांस नहीं आ रही थी, मेरा दिल जैसे धड़कना भूल गया था, मैं पागल सा उठा था, मुझे ये दुनिया वीरान लगने लगी थी। ये सोच मेरी जान लेने वाली थी कि अगर तुमने खुद को कुछ कर लिया तो इस तो से आगे मेरी सारी हिम्मत ख़त्म होने लगी थी। मैंने तुम्हें हर जगह तलाश किया और इसके साथ ही मुझे तुम पर सिरे से गुस्सा आता गया कि जब तुम मुझे मिलोगी आई थिंक तो बहुत बुरी सज़ा दूंगा, पर तुम्हें सामने पाते ही मैं वो सब भूल गया। मुझे जैसे ज़िंदगी जीने की वजह मिल गई हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैंने तुम्हें बख्श दिया। अब बख्श दूंगा हर किस नहीं। तबरेज़ ने आंखें खोल कर इसको सख्त नज़रों से घूरा कि शाइस्ता ने नाक चढ़ाई, और अगर मैं वाकई कुछ कर लूँ तो इससे पहले मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। तबरेज़ बर्फीले लहजे में कहकर, आइंदा इस तरह की बकवास मत करना, समझ आई मेरी बात? वो इसका जबड़ा दबोचे बोला, आप मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। शाइस्ता शाह की नज़रों से देखती बोली, तुम मुझे मजबूर करती हो। इसके आंसू देख वो नरम पड़ा और इसका गाल सहलाने लगा, जबकि शाइस्ता ने इसका हाथ खुद से दूर किया। आपको अपनी अजियत की इतनी परवाह है पर मेरी नहीं। मुझ पर क्या बीत
रही है, मैं किस दुख से गुजर रही हूँ, आपको अंदाज़ा है? वो इसकी आंखों में देखती टूटे हुए लहजे में बोली। तो बदला तो ले लिया ना तुमने, इन चंद घंटों में इसी अजियत से 2-4 तो कर लिया है। तबरेज़ उंगली इसकी कनपट्टी से सरकाते थोड़ी तक लाया और गंभीर आवाज़ में बोला, तुम नहीं, ये अजियत बहुत कम थी या थी ही नहीं। आपको अंदाज़ा इस वक्त होगा जब आप अपनी मोहब्बत को किसी और की दस्तरस में देखेंगे। वो सरगोशी नुमा आवाज़ में बोली, और ऐसा कभी नहीं होगा। मेरी मोहब्बत वफा है, आखिरी सांस तक वो मेरी ही रहेगी। तबरेज़ ने मतानत भरी नज़रों से इसे देखते इत्मीनान से कहा था कि शाइस्ता लाजवाब होती नजरें चुरा गई। बताओ, है इतनी हिम्मत के कर पाओगी बेवफाई? वो इसका चेहरा अपनी जानिब मोड़ता बोला, नहीं, क्योंकि मैं आपकी तरह सितमगर नहीं हूँ। मैं चाहकर भी बेवफाई नहीं कर सकती, पर मैं आपसे दूरी बरकरार रख सकती हूँ और ये मेरा हक है। शाइस्ता ने इसकी बेड पर हाथ की पुष्ट फेरे ठहरे लहजे में कहा, तुम्हारा हक सिर्फ शोहर का ख्याल रखना है, इस पर जान देना है, ना कि दूर जाकर जान लेना। अभी ये ख्वाहिश छोड़ दे कि मैं आप पर जान दूंगी। वो भुना उठी, मतलब बेवफाई करोगी? वो इसे लफ्ज़ों के जाल में उलझा चुका था। मैं हरगिज़ आपकी तरह नहीं हूँ। शाइस्ता ने इसके सीने पर हाथ मारते गुस्से से कहा, तो इस बावफा शोर पर जान देने में क्या कबाहत है फिर? बावफा? शाइस्ता ने इसकी आंखों में देखते लफ्ज़ पीस कर कहा, कोई शक? वो शरीर नज़रों से इसे देखता मुस्कुराहट दबाए बोला, जबकि शाइस्ता की आंखें फिर से पानी से भर रही थी। हे डोंट क्राई माई सोलमेट। वो उठकर बैठा इसे खींचकर अपने सीने से लगा चुका था। ज़ार, आप बुरे हैं, बहुत बुरे। आपने अच्छा नहीं किया, मैं मर जाऊंगी ज़ार। मैं आपको किसी और के साथ नहीं देख सकती। मेरा दिल करे मैं खुद को मार दूँ या आपसे दूर चली जाऊँ। मैं बहुत दुख में हूँ, मुझे दिल में दर्द हो रहा है ज़ार। ऐसा लगता है जिस इस दिल में कांच के टुकड़े पविस्त हो चुके हैं। मुझे लगता है मेरा दिल जैसे बंद हो जाएगा। वो इस सब के ज़िम्मेदार आप हैं। आपको मुझसे मोहब्बत नहीं रही। वो इसके सीने पर मुक्के बरसाते ज्यादती उठी थी। इसके बरक्स तबरेज़ पुरसुकून इसे खुद में भीजे इसके बालों में उंगलियां चलाता इसको दिल की भड़ास निकाल देने की खातर चुपचाप इसकी सुन रहा था। कुछ देर बाद वो इसे अपनी पर बीती अजियत सुना कर दूर होने लगी कि तबरेज़ ने इसे सख्ती से खुद से लगाया। मैं जानता हूँ मैंने गलत किया, मैं ये शादी नहीं करना चाहता था, पर तुम्हारे भाई ने मुझे फोर्स किया, मेरे सामने हाथ जोड़कर अपनी इज्जत की भीख मांगी कि मैं इनकी इज्जत बचा लूँ और तुम्हारी बहन को रुस्वा होने से बचा लूँ। बाखुदा मेरा दिल इस सब के लिए राज़ी नहीं था, पर मैं मजबूर था कि एक भाई अपनी इस्मत की खातर मेरे पाँव तक पकड़ चुका था। इसकी बात सुनकर शाइस्ता झटके से दूर हुई और फटी फटी आंखों से तबरेज़ को देखने लगी। क्या मतलब? वह कपकपाती आवाज़ में बोली। तभी तबरेज़ ने इसके दोनों हाथ पकड़कर लबों से लगाया और इसे सारी बात बताना शुरू कर दी। जैसे जैसे शाइस्ता सुन रही थी इसका चेहरा मुतगैर हो रहा था, जबकि हाथ पाँव बर्फ़ की मानित हो चुके थे। वो बच्चा मेरा नहीं है शान, वो हशमत का बच्चा है, पर इसके साथ मेरा नाम जुड़ना इसकी ज़िंदगी की नवीर है, वरना ये जालिम समाज इसे कहीं का नहीं छोड़ेगा। इस दुनिया में आते ही वो मेरे नाम से जाना जाएगा और मैं ये सब इस बच्चे की खातिर अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहा हूँ। मेरा नरमीन से कोई ताल्लुक था ना कभी होगा। मैंने इससे निकाह इसको दुनिया की बेरुखी और इसके गलत इरादों से बचाने की खातिर किया है। न जाने इस शादी के बाद भी वो कितनी बार खुद को ख़त्म करने की कोशिश कर चुकी है। इसको हवेली में लाने का यही मकसद था। तुमसे ये बात छुपाई कि इस वक्त हालात ठीक नहीं थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं किस तरह तुम्हारा सामना करूँ। मैं बिल्कुल बंद कर रह गया था। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था और ना तुम्हारी बेरुखी बर्दाश्त थी। वो इससे तमाम तर हालात और पेचीदगियों से आगाह करता पत्थर का कर गया था कि वो बिना किसी तासर के इसके अल्फज़ बलफज़ सुनती स्टिल से सी हो गई थी। तबरेज़ खामोश हुआ था और इसको देखा जो गैरमुरी नुक्ते को टकती किसी और ही जहाँ की मुसाफिर लग रही थी। शान? तबरेज़ ने इसके हाथों को दबा कर शिद्दत से पुकारा था। शाइस्ता ने चौंक कर इसे देखा। वह खामोश थी, बिल्कुल खामोश। क्या कहती इसे समझ नहीं आ रही थी। नरमीन की गलती ने सब कुछ बिगाड़ दिया था। इसे दुख हो रहा था नरमीन के लिए, पर इस सब के बावजूद इसे तबरेज़ की बीवी के रूप में देखकर इसे सुकून नहीं आ रहा था। इसका दिल तब भी तड़प रहा था जब वो सच्चाई से नावाकिफ थी, और जब चूंकि आशना हो चुकी थी तब भी दिल तड़प रहा था। एक तरफ बहन का दुख तो दूसरी तरफ इसी बहन का सौतन होना, भले ही तबरेज़ इसको चाहे ना चाहे। कुछ तो बोलो। इसे खामोश पाकर तबरेज़ मुस्सर हुआ। इस सब में मेरा क्या कसूर था ज़ार? वो बस यही जुमला बोली थी और शिद्दतों से रोती। इसकी आंसू में बहन का दुख और अपना दुख झलक रहा था। तबरेज़ ने लब भींच के आंखें सख्ती से बंद कर ली। पर कसूर आपका भी नहीं। वो इसके चेहरे पर हाथ रखकर बोली कि तबरेज़ ने चौंक कर इसे देखा। तभी वो शिद्दत से इसके सीने से आ लगी और इसके गिर्द घेरा मजबूत कर लिया। इसकी पेशकदमी पर तबरेज़ के तमाम खदशात खत्म हुए थे। लबों पर खूबसूरत मुस्कुराहट दर आई थी कि वैसे खुद में कैद के इसके कान में सरूर बख्श सरगोशियाँ उंडेलता इसे खुद में सिमटने पर मजबूर कर गया था कि इसको अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाता इसके जहन से तमाम तर खौफ मिटा चुका था। 9 महीने हो चुके थे। शाइस्ता हवेली वापस आ गई थी, पर अपनी शर्तें मनवा करके वो अपने माँ बाप और भाई से कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती, ना ही लोग इनके पोर्शन में आएंगे। तबरेज़ ने सबको शाइस्ता की सारी बात बता दी थी, जिस पर अयूब खान ज़बी और बीजाना हक दक से रह गए थे। पर गलती इनकी अपनी थी, इसलिए खामोशी अख्तियार कर ली और शाइस्ता को मनाने की बहुत कोशिश की, पर वो इनसे मिली तक नहीं थी। वक्त पर लगाए उड़ रहा था। हवेली में सब बेहतर हो गया था, पर नरमीन और शाइस्ता के दरमियान खलश अब भी बाकी थी। ना तो वह कभी इस हिस्से में आई थी और ना ही शाइस्ता वहाँ गई थी। सब ने शाइस्ता को मनाने की कोशिश की थी, पर इसकी
एक बात कि अगर इसे फोर्स किया गया तो वो तबरेज़ के साथ इस हवेली को छोड़ देगी, जिस पर सबने खामोशी धर ली थी। पर फिर भी सब नरमीन का बेहद ख्याल रख रहे थे। खानम बीबी शाइस्ता के वापस आ जाने के बाद दिलावर खान के कहने पर नरमीन की सेहत के मुताबिक दरियाफ्त कराई थी। इस सब के दौरान तबरेज़ बिलानाका 5-10 मिनट के लिए अयूब खान के पोषण आता था और नरमीन का हाल अहवाल पूछ कर चला जाता। इसने कभी आंख उठाकर नरमीन को देखा तक नहीं था और इसके बाद ना कभी कोई सवाल जवाब किया था। नरमीन को इन सबके सामने बहुत शर्मिंदगी हुई थी और मजीद ये कि इस गुनाह के बावजूद उन्होंने इसे दुत्कारा नहीं था, ना कोई सवाल जवाब किया था, बस खामोशी इख्तियार कर ली थी। तभी भी जान सबका रवैया सख्त सा था। वो इसका भरपूर ख्याल रखते थे, पर पहले वाली मोहब्बत कहीं सो चुकी थी। इसकी दिन ब दिन बिगड़ती हालत के पेश नज़र किसी ने भी इस पर दबाव नहीं डाला था कि इसने ये गलती क्यों की। बिलाखिर खुद से लड़ कर वो थक चुकी थी कि एक शाम वो सबको सब सच बताती चली गई और इनसे रो रो कर माफ़ी की तलबगार थी। अयूब खान आंखें साफ करके कोई बात के बगैर इसके सर पर हाथ रखे बाहर चले गए थे कि उन्होंने अपनी बेटी से बढ़कर इसे चाहा था, वादा वफा किया था और वो कोई बात करके इस यतीम मस्कीन बच्चे को एहसास नहीं दिलाना चाहते थे कि वो इस दुनिया में अकेली है। ज़बी ने भाई होने का फ़र्ज़ निभाया था और बीजान ने माँ होने का फ़र्ज़ निभाया था और नरमीन को खुद में समोकर इसे सारे दुख और दर्द को खुद में समेट लिया था। पर वो सब शाइस्ता के हवाले से भी परेशान थे, जो इनसे तमाम तरह ताल्लुक़ ख़त्म कर गई थी। महद और शम्स के दरमियान पहले से कुछ बेहतर था, पर महद अभी भी शम्स से लिया दिया रवैया रखता था और ना कभी इसके पास जाता था। वजह नरमीन थी कि वह रोज़ अपने जार चाचू को वहाँ जाता देखता था और हमेशा की तरह अपनी छोटी मामा को गुमसुम देखकर पेचो-थाप खा कर रह जाता। इस दौरान दिलावर खान ने दोनों फैमिलीज़ में एक शर्त पंसा देखकर तल्लुक़ को मजबूत करना चाहा था कि इसने शम्स और शाने का निकाह करवा दिया था, जिससे किसी को कोई एतराज़ नहीं था और यूँ दोनों को एक बंधन में बांध दिया गया था। आज नरमीन की डिलीवरी थी। छोटी उम्र की डिलीवरी के सबब काफ़ी पेचीदगियाँ पैदा हुई थी। हॉस्पिटल में सब मौजूद थे सिवाय शाइस्ता के। वो हवेली में ही इसके लिए दुआ को थी। दुनिया की नज़र में तो वो तबरेज़ की औलाद थी, सबको यही पता था, यहाँ तक कि सादिया भी इस बात से ना वाकिफ़ थी। इसका तो वैसे ही आना जाना कम था हवेली में और हशमत की आह बका के बाद वो ये मान बैठी थी कि ये बच्चा तबरेज़ ही का है। मज़ीद पुख्तगी शाइस्ता का हवेली छोड़कर जाने से वाक़या हुई थी। जब ही तबरेज़ उजलत में हवेली आया था और इसे साथ चलने का कहा। शाइस्ता इनकारी हुई थी, पर तबरेज़ ने बताया कि नरमीन की बेटी हुई है और इसकी हालत बहुत ख़राब है, वो तुमसे मिलना चाहती है। यह सुनकर शाइस्ता की आंखों से आंसू छलक पड़े थे कि इसने हमेशा बहनों से बढ़कर नरमीन को प्यार दिया था। जब भी सब कुछ बस पुष्ट रखती वो चादर लेकर इसके साथ हॉस्पिटल आई थी। शाइस्ता एक नज़र कॉरिडोर में सबको देखती तेज़ी से ऑपरेशन थिएटर में आई थी, जहाँ नरमीन खींच कर सांसें लेती। शाइस्ता और तबरेज़ दोनों को मत्थम सांसों से पुकार रही थी। डॉक्टर और नर्स इसके ऊपर खड़े इसे इंजेक्शन लगा रहे थे, तो कोई इसका बीपी चेक कर रहा था और डॉक्टर इसकी हार्ट बीट लम्हा ब लम्हा कम होती देख बाकी टीम को हिदायत दे रही थी। निम्मी मेरी जान, मेरी गुड़िया। शाइस्ता नरमीन की हालत देख खोल उठी थी कि भाग कर इसके पास आई। आपी वो टूटी सांसों के दरमियान बामुश्किल बोली, जी आपी की जान। वो इसके माथे पर लब रखती मोहब्बत से बोली, जबकि आंखों से आंसू टूट कर नरमीन का चेहरा भिगो रहे थे। मुझे माफ़ कर दें आपी, मैं भी आपकी माफ़ी के बगैर आगे सुकून से नहीं रह पाऊंगी। निम्मी क्या बकवास करी हो, थप्पड़ खाओगी, बस जल्दी से ठीक हो जाओ। वो इसके हाथों की हथेलियाँ मसलती प्यार से बोली, आप मुझसे नाराज़ नहीं मेरी जान। शाइस्ता ने आंसू साफ करते कहा, क्यों, मैंने तो इतना बुरा किया। नरमीन ने शाइस्ता का चेहरा उंगलियों के पोरों से छू कर कहा, तुमने कुछ नहीं किया, वो सब किस्मत में लिखा था। मेरी बहन कुछ बुरा कर ही नहीं सकती, तो फिर आप मुझसे मिलती क्यों नहीं थी? मैं नहीं चाहती थी कि तुम मुझे देखकर बार बार खुद को कसूरवार ठहराओ या कोई भी गलत कदम उठाओ, इसलिए मैं तुम्हारे सामने नहीं आती थी, पर हर रात मैं तुम्हें देखने ज़रूर आती थी। शाइस्ता ने नरमीन के आंसू साफ करते कहकर नरमीन और तबरेज़ दोनों को शॉक्ट कर दिया था, जबकि तबरेज़ की नज़रें शाइस्ता पर टिकी थी कि इतना कुछ होने के बावजूद वो सब बलाए जान बहा रही थी। बेसाख्ता इसकी आंखें नम हुई थी। आप मुझसे नफरत नहीं करती? कभी नहीं, तुम तो मेरी गुड़िया हो। इसी दौरान नरमीन की सांसें बिखरने लगी थी। आप मुझे माफ़ करते हैं, वो हाथ जोड़कर तबरेज़ के सामने करती मलतजी बोली। इसके आंसू टूट कर बालों में जज़ब हो रहे थे। तबरेज़ ने हाँ में सर हिलाते इसके हाथों को थाम कर नीचे किया था। आप ही मेरी बेटी? हाँ चंदा, तुम्हारी बेटी मोरे के पास है। आप दोनों इसका ख्याल रखना, इसे अपनी बेटी की तरह प्यार करना। आप ही, मैं अपनी बेटी आपको सौंपती हूँ। आज से आप इसकी माँ हैं, इसके दुख सुख की वारिस हैं। आप दोनों इसके माँ बाप हैं। वो बामुश्किल बोलती दोनों को शॉक्ट कर गई थी। मेरे पास वक्त बहुत कम है, मुझसे वादा करें, नरमीन बेबसी से तड़पती बोली, जबकि शाइस्ता और तबरेज़ एक दूसरे को देख रहे थे। पेशेंट की हालत बिगड़ती जा रही है, प्लीज़ बाहर जाएँ। डॉक्टर इन दोनों को बाहर जाने का बोलती इसकी वेन में इंजेक्शन लगाने लगी। नहीं आप ही मत जाएं, वादा करें। नरमीन नफ़ी में सर हिलाती बोली, वादा, तुम्हारी बेटी आज से मेरी बेटी है, पर हम इसे मिलकर प्यार देंगे, तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। शाइस्ता ने इसके हाथों पर बोसा देते कहा, बाहर जाएं प्लीज़। अब की बार डॉक्टर सख्त लहजे में बोले, नहीं मेरे पास वक्त नहीं। आप दोनों मेरी बेटी की शादी महद से करना। आप कहती थी ना कि जब आपकी बेटी होगी तो आप महद के साथ शादी करेंगी, जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा और तुम्हें कुछ नहीं होगा। शाइस्ता इसके हाथ पर दबाव बढ़ाती बोली, जबकि नरमीन आंखों में आंसू भरे शुक्राना निगाहों से शाइस्ता और तबरेज़ को आखिरी बार देखते इनके दरमियान से हमेशा के लिए रुखसत हो गई थी कि इसकी खुली आंखें शाइस्ता पर जमी थी और इसकी आंख से निकलता आखिरी आंसू इसकी कनपट्टी से बहता हुआ बालों में जज़ब हुआ था। इसको साकर देख शाइस्ता की चीख निकली थी और वो धाड़े मार मार कर रोती नीचे बैठती चली गई थी।
मेरा आनिया याद आ गई यार, जो दानिया सेम सीन, सेम प्लॉट ट्विस्ट। और वो धाड़े मार मार के रोती नीचे बैठती चली गई थी, जबकि जबत के बावजूद तबरेज की आंखों से भी एक आंसू निकल कर बेमोल हुआ था। छोटी मामा, जब से ये आई है आप मुझे भूल गई हैं। महद शाइस्ता की गोद में पड़े 1 साल के अनफाल को फीटे फीटे देखकर गुस्से में बोला, जो इसे देखकर शाइस्ता के पहलू में चेहरा छुपा गई। इसकी इस हरकत पर महद ने मुठियां बीजी। मैं अपने बेटे को भुला सकती हूँ? यहाँ आओ, मुझे प्यार से बुलाने लगी। मुझे नहीं आना, इसने आप पर कब्जा कर लिया है। वो चिंगारता तनफन करता बाहर निकल गया, जबकि अनफाल इसको यूं जाता देख तालियां बजाने लगी। शाइस्ता ने मुस्कुराहट दबाई। अगर महद इसे यूं देख लेता तो उसकी गर्दन में रोक देता, पर वक्त पर लगा कर उठ रहा था। अनफाल 6 साल की हो गई थी। शरारती से अनफाल में सबकी जान बसती थी। वही महद इससे खार खाता था। अक्सर अकेले में वो अनफाल को डराया धमकाया करता था कि इसकी छोटी मम्मा और मोरे से दूर है, पर अनफाल सबकी मौजूदगी में इसकी बात को अक्सर फरामोश करती, खूब लाड प्यार में वसूल करती थी। जबकि शम्स की तो अनफाल में जान बसती थी। अनफाल की वजह से महद और शम्स में लड़ाई भी हो चुकी थी। महद जितना नापसंद करता था, शम्स इतना ही अनफाल पर जान वारता था। अनफाल के लिए हवेली में प्यार देकर सादिया बलखा कर रह जाती। इसने महद को अनफाल के हवाले से मजीद बदगुमान करना शुरू कर दिया था कि महद के छोटे से दिमाग में सादिया की बातें फिट होकर रह गई थी। जब भी वो अनफाल को टॉर्चर करने लगा था, अब तो वो सबके सामने अनफाल को सुना दिया करता था, जिस पर अरसलान खान से कई बार डांट भी पड़ चुकी थी। महद ने अनफाल को इतना डरा दिया था कि वो इसकी मौजूदगी में कमरे से बाहर ना निकलती थी तो घर के दूसरे बच्चे इसके कमरे में पहुंच जाया करते थे और यूं वो हल्ला गुल्ला करते थे। ज़मीन खान की दिलावर खान से दुश्मनी बढ़ती जा रही थी कि दिलावर खान ने ज़मीन खान को अपने कबीले से निकल जाने का हुक्म दिया था कि वजह फिरोज़ खान की गंदी नीयत थी। फिरोज़ ने 2 लड़कियों से ज्यादती करने की कोशिश की थी, जिसकी पेशा नज़र दिलावर खान ने जरगा बुलाकर फैसला सुनाया था। और कुछ ज़मीन खान की रंगीन मिजाजी वजह बनी थी कि इसके डेरे पर हर शाम शबाब का इंतजाम होता था। ज़मीन खान की जिस पर नज़र पड़ती वो इसको ही अपनी दस्तरस हासिल कर लेता। ज़मीन खान और दिलावर खान के मबीन पहले बागात और ज़मीनों के हवाले से दुश्मनी थी कि मज़ीद ये वजह मिल गई थी। इस दौरान ज़बी का इलेक्शन में खड़ा होना और ज़मीन खान की बड़ी हार साबित हुई थी। हवेली में जश्न का समा था। फिरोज़ ने रात के वक्त इनके सारे बागात को आग लगा दी थी। बदले में तबरेज़ और ज़बीन इनकी फार्म हाउस में आग लगा दी। यूँ ये तनाज़ा शिद्दत अख्तियार कर गया। ज़मीन खान और दिलावर खान के आदमियों के माबेन फायरिंग के तबादले हुए थे। ना इस तरफ से वहाँ कोई जा सकता था और ना ही इधर से कोई आ सकता था, जबकि इस सारे मामले में ज़मीन खान अपने इकलौते बेटे को यहाँ से भेजना चाहता था, क्योंकि फिरोज़ भी वहाँ रहने को तैयार ना था। तभी इसके दिमाग में तरकीब आई थी जिस पर इसने काम कर दिखाया था। जिस रात ज़बी और तबरेज़ ने आग लगाई थी, इसी रात ज़मीन खान ने फिरोज़ को वहाँ से रफू चक्कर कर दिया और अपने किसी बंदे को जो कि वहाँ पहरा दे रहे थे वो इस आग में झुलस किए थे। इसको अपना बेटा बनाकर ज़मीन खान आग बबूला हो चुका था। इसने मामला जरगा में रखा था और पंचायत बुलाई थी, जिसमें ज़मीन खान ने बदले में वनी मांगी थी और पर इस कबल वो पलवशा को अगवा करवा चुका था। और इस तरह ज़मीन खान ने ज़बी और अयूब पर दबाव डाला कि अगर वो पंचायत में इसके हक में ना बोले तो ज़मीन ज़िम्मेदार खुद होंगे, क्योंकि इसने अपना बेटा खोया और इस हवेली की बेटी बनी चाहिए। ज़मीन खान ने तबरेज़ की बेटी अनफाल वनी में मांगी थी, जिसका सुनकर तबरेज़ और दिलावर खान आग बबूला हो गए थे। इसकी निस्बत वो महद से तय कर चुके थे, जो कि नरमीन और शाइस्ता की अवलीन ख्वाहिश थी, जबकि दिलावर खान ने साफ इनकार कर दिया था कि ज़बी और अयूब खान ने इनको काफ़ी इसरार किया, जिसका उल्टा असर हुआ था कि दिलावर खान ने अयूब खान को खरी खरी सुनाकर हवेली से जाने को कहा था। ज़बीउल्लाह और अयूब खान इस वक्त इनको बता नहीं सकते थे, पर वो चाहते थे कि दिलावर खान मान जाए। पलवशा के घर आते ही वे इन्हें सब हकीकत बता देंगे। ज़मीन खान अब इनमें नाचाकी डालने में कामयाब हो गया था और यूं ये खानदान बिखरने लगा था। चूँकि अयूब खान सालसी था तो खून के बदले वो वनी के लिए मान गया था और इसने यही फैसला सुना दिया था, जबकि दूसरी जानिब ज़मीन ने पलवशा को छुड़वा लिया था, पर बदले में ज़मीन खान की बीवी को मार कर आया था। इस तरह ये दुश्मनी मजीद बढ़ गई थी। इस दौरान ज़मीन खान ने दोनों भाइयों में इख्तलाफात दिलवा दिए। अयूब खान सालसी की हैसियत से खासा बरहम हुआ था और यूं दोनों खानदानों में झगड़ा बढ़ता गया। अयूब खान अपनी फैमिली को लेकर इनसे अलग हो गए थे। ज़मीन खान वहशी हो गया था कि इसने दिलावर खान और तबरेज़ का भयानक एक्सीडेंट करवा दिया था। वो दोनों अनफाल के स्कूल जा रहे थे कि अनफाल ने इन दोनों को अपने स्कूल आने का कहा था। इसका क्विज़ प्रोग्राम था, पर रास्ते में इनका एक्सीडेंट हुआ था कि तबरेज़ ने दिलावर खान को गाड़ी से धक्का दिया था और खुद गाड़ी समेत खाई में जा गिरा। यूं इन पर क़यामत टूट पड़ी थी और इस एक्सीडेंट का सारा इल्ज़ाम अयूब खान और ज़बीउल्लाह पर आ गया था। दिलावर खान को हॉस्पिटल ले जाया गया था और वहाँ उन्होंने होश में आते ही अनफाल का महद के साथ निकाह करवा कर महद को अनफाल का ख्याल रखने की ताकीद की थी और खुद भी दुनिया से रुखसत हो गए थे। जबकि अयूब खान तो पागल हो गए थे कि एक तरफ भाई और दूसरी तरफ भतीजा दुनिया से चला गया था। पलवश और ज़बी जो इधर ही आ रहे थे कि रास्ते में ज़मीन खान ने इनको गोलियों से बर्बाद किया था और इल्ज़ाम बड़ी हवेली वालों पर आया था। यूँ सब कुछ बिखर गया था। इस सब के बाद भी वो नहीं रुका था कि ज़मीन खान ने शम्स और अली के हवाले से धमकी दी थी और दूसरी जानिब अनफाल
के हवाले से धमकी थी और इस सारी खेल का मास्टरमाइंड हिशमत था, जो ज़मीन खान को गाइड कर रहा था। दूसरी जानब महाद और शम्स को काफ़ी समझबूझ थी और यही वजह थी कि इनकी दोस्ती पर ओस पड़ चुकी थी और वो अपनी अपनी फैमिली का दफा करते अपनी दोस्ती भूल चुके थे। पर इनके दरमियान अनफाल थी, जिसके लिए दोनों ही पागल थे कि एक यहाँ रहकर इसकी हिफाजत कर रहा था तो दूसरा मीलों दूर रहकर इसकी हर एक हरकतों सकनात पर मुतवज्जा था। इस दौरान सालों में इनमें सर्द सी जंग जारी थी जो अब ख़त्म होने वाली थी। हाँ, बस 3 पेज रह गए, 100 हो जाएंगे, फिर बस 100 और ऊपर वाले 73 73। हाल लाले आपने अच्छा नहीं किया। अनफाल शम्स के साथ जुड़कर बैठी इसका बाजू था, मैं लाड़ से बोली, क्या ना इंसाफी होगी मेरे बेटे के साथ? मैं आई हूँ और आप कल से घर से ही गायब हैं। बस आज का दिन, कल आपका लाला फ्री हो जाएगा, फिर मेरा सारा वक्त मेरे बच्चे का होगा। शम्स मोहब्बत से इसका गाल थपक कर बोला जब भी शम्स के फ़ोन पर कॉल आने लगी। ओके बच्चे, शाम में बात होती है। शम्स अनफाल के सर पर हाथ रखे फ़ोन कान से लगाए कमरे की दहलीज पार करके जबकि अनफाल मुंह बनाती वहीं बैठ गई। इसे बैठे कुछ ही देर हुई थी जो मुलाजमा कमरे में ही अनफाल भी वो जी नीचे बड़ी हवेली वाले आए हैं। मुलाजमा ने इतरा दी कि वो करंट खाकर उठी। बाकी बड़ी हवेली वाले? जी जी। मुलाजमा ने सर हिलाकर खुशी से कहा, कौन कौन? जी सभी हैं तकरीबन। मुलाजमा की बात सुनकर अनफाल की खुशी से आंखें चमकी थी। पहली बार बड़ी हवेली वाले यहाँ आए थे, खुश तो होना ही था। तभी वो तबरेज से कमरे से बाहर आई, कमरे से बाहर आई थी और अनफाल ध्यान से इसे तेजी से सीढ़ियों उतरते देखकर वो बुखलाई। मुझे कुछ नहीं होगा खाना भी, मैं बहुत खुश हूँ आप सबको यहाँ देखकर। वो खुशी से चूर लहलहाती खनकती आवाज़ में बोली, हमें तो आना ही था। और तुम इतनी खुश किस लिए हो रही हो? बोरिया बिस्तर गोल करो, साथ जा रही हो तुम हमारे। खानबी ने आंखें दिखाई क्योंकि महद इसी शर्त पर खानबी की बात मानकर साथ आया था। अरे ऐसे कैसे? पहले ही कहकर मेरा मूड खराब तो मत करें, मिल तो लेने देना। अनफाल आंखें घुमाती बोली। इसकी बात पर महद ने भुएं चुकाई जबकि अनफाल शरीर मुस्कुराहट लोगों पर जाए खानबी के करीब आई और चटाचट इनके गाल चूम डाला। साथ हिरम बेगम जो खड़ी थी, इनको भी दोनों गालों पर प्यार दिया। फिर साथ फातिमा बेगम खड़ी थी, इनके गाल पर भी बोसा दिया। फिर फलक के, इसके बाद जरीन के। और सबको देखकर इतनी खुशी थी कि इनके साथ खड़े महद को देख ही ना पाई जो कि कब्जे से घूर रहा था। और घूरने की वजह यह थी कि खानम भी इस थ्रेडमैन को इसकी ज़ुबान में बात करके मतलब धमकियाँ देकर लाई थी और वो जो कुताया हुआ जींस की पॉकेट में हाथ डाले घूरने में मसरूफ था कि अनफाल जो भारी भारी सबको प्यार करी थी वो देख ही ना पाई और आगे बढ़कर इतनी तेज़ी से महद के गाल पर भी बोसा दे डाला। चलो कॉपी पेस्ट एक और सीन। आप लोगों को होगा कि आप पढ़ दें, आपको क्या है, लेकिन मुझसे बार बार नहीं पढ़ा जाता, बार बार नहीं, या फिर जब कॉपी होता है तब नहीं। ख़ासतौर पे आपको याद है इस प्यार को क्या नाम दूं, इंडियन सीरियल था, उसमें खुशी ने ऐसा किया था। वो बारी बारी सबको ही ऐसे बोसा दे रही थी गाल पर। आगे अन्नव खड़ा था, उसने उसे भी मतलब उसके गाल पर भी दे दिया। फिर उसका डायलॉग भी सेम ही था, वत्ता है या वट्टा, बस इतना ही वो कहता था। इसका भी सेम ही है। बाकी सब जो इसकी खुशी से तमतमाते धमकते चेहरे को देख रहे थे। कनफाल की सरकत पर सबके आंखें बाहर उबलने को थी जब कनफाल खुद हमनक बनी मुंह पर हाथ रखकर आंखें मींच गई। ये सब इतनी अचानक हुआ था कि कनफाल कुछ समझ ही ना पाई जबकि महत का चेहरा दर्जा सुर्ख पड़ गया था। सबके दरमियान अनफाल की हरकत पर महत का गुस्सा साथ में आसमान तक पहुंच। मैंने कहा था ना, सेम। वो मुठ्ठियां बीजे चंगाड़ा था कि अनफाल ने आंखें खोलकर इसका तपता चेहरा देख कर ऊपर की जानिब दौड़ लगाई। रुको तुम, महद अभी तभी आवाज़ में चलाया। अनफाल बगैर सुने फुल स्पीड से दौड़ लगा चुकी थी जबकि बाकी सब चेहरा नीचे किया मुस्कुराहट रोकने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। बेवकूफ़ लड़की, महद बड़बड़ाया और एक नज़र इन सबको देखकर लब बीजे तनफन करता वहाँ से वॉकआउट कर गया। महद के चाहते ही सब छत फाड़ कह के लगाने लगे। सच शुक्र था कि वहाँ सिर्फ हवेली की ख़वातीन थी जबकि मर्द हजरात भाई शम्स के पास ही रुके थे। मोरे मुझे नहीं पता था इधर जलाद भी खड़ा है। अनफाल वहीं खड़ी खड़ी शर्मिंदा सी बोली, तुम नीचे आओ ज़रा। शाइस्ता ने आंखें दिखाई जबकि बाकी सब कह के रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। शाइस्ता मेरी बच्ची बीजान जो अभी कमरे से बाहर आई थी, बाकी सबकी मौजूदगी में साथ शाइस्ता को देखकर इसकी आंखों को यकीन आया था कि गोया शाइस्ता ने इतने साल बाद इनकी दहलीज पर कदम रख डाला था। जबकि शाइस्ता अपने खोल में सुखड़ी सिमटी सी नजरें झुकाए तसब्सब की शिकार लब बीटे खड़ी थी। चेहरा आंसू जबत करने के चक्कर में सुरख हो गया था। तभी बीजान खुशी से हमकनार होती आवाज़ में बामुश्किल बोलती वो शाइस्ता को अपने गोश में ले चुकी थी। बेसाख्ता इसने आंखें मीच ली। ममता का एहसास इसके रोपे में दौड़ता शाइस्ता के जलते रोम रोम में सुकून बनकर उतरा था कि सालों से वो जिस लिम्स के लिए तड़पती आई थी आज माँ की पनाहों में वो बिखर गई थी। खुद पर चढ़ाया खोल तोड़ती वो शिद्दत से हिचकियाँ भरती रो रही थी। सालों बाद जब तबरेज़ की मौत की खबर ने शाइस्ता की हस्ती हिला डाली थी कि इस वक्त वो पत्थर की बुत बनकर बेतासर निगाहों से बीजान को तकती रही थी। जब भी बीजान ने पूरे 1 साल बाद बेटी की टूटती बिखरती हालत को समेटा था और इतने साल बाद आज वो खानम बी के कहने पर यहाँ आई थी कि अब इनका दिल भी माँ बाप के प्यार के लिए मचल रहा था। मज़ीद दोनों के वक्त की तबीयत खराबी ने शाइस्ता को ज़ेर कर दिया था कि वह सब पस्त पुष्ट डालकर बेटे के गम भुलाने
बीते गम शरीफ भुलाने ने गमों की सकत ना रखती, रोती तड़पती बिखरती अपने बूढ़े माँ बाप की दहलीज पर आ गई थी कि जब भी अयूब खान और खानम भी अनफाल के मिलने के बहाने इससे मिलने जाते थे, शाइस्ता इनको देखकर कमरे में बंद हो जाती थी और वो प्यासे दीदों से इनकी इंतज़ार में बैठे बैठे खाली हाथ लौट आते थे। पर आज शाइस्ता का खुद चलकर आना इनके ज़ईफ़ बदन में जान डाल गया था कि अयूब खान और खानम बी के चेहरे खुशी से तमतमाने लगे थे। भीगी आंखों में आंसू समेत चमक दर आई थी। वो तो समझ बैठे थे कि बेटी की नाराज़गी लेकर ही दुनिया फानी से रुखसत हो जाएंगे, पर शाइस्ता ने जैसे इनकी हालत पर रहम खा लिया था। मोरे मोरे शिद्दत से रोती शाइस्ता भी जान के गिरद हिसार बांधे हिचकियाँ भरती, बोलने की सही करती पर अल्फाज अदा होने से इनकारी थे। मेरी शानू, अल्लाह तुझसे राज़ी हो, तूने हमारी बरसों की मुराद पूरी कर दी। मैं हमेशा तुम्हारी राह तकती थी, मुझे उम्मीद थी तुम इस उम्र में माँ बाप को अकेले नहीं छोड़ोगी, हमें बगैर खुद से मिलाए इस दुनिया से रुखसत नहीं होने दोगी। बेजान बेतहाशा शाइस्ता का माथा, इसका सर चूमती बोली, जबकि बाकी सबकी आंखें नम थी। वो खामोश खड़े बरसों बाद उनके दिलों के मैल धुलते देख रहे थे। मुझे माफ़ कर दे मोरे, मैं अच्छी बेटी नहीं बन पाई, मैंने इतने साल सजा दी आपको और ख़ुद को। शाइस्ता हमेशा की तरह सब कुछ अपने सर पर लिए से माफ़ी मांग रही थी। बाबा, अयूब खान ने पास आते शाइस्ता के सर पर अपना झुर्रियों ज़्यादा हाथ रखा कि शाइस्ता ने सिसकते पुकारा और इसका हाथ थाम कर लबों से लगाए रोती चली गई। उन्होंने नहीं रोका, ये इसका बरसों का पाला गम था जो आज आंसू की सूरत बह रहा था। वो तमाम रो खलिशें बहती चली गई थी। जब शाइस्ता ने अयूब खान के सीने पर सर रखा, मैं बुरी बेटी हूँ ना बाबा। इसने अपने बाप के रोशन चेहरे को देखा। परेशानियों ने इन्हें वक्त से पहले बूढ़ा कर दिया था कि वह दोनों की कमज़ोर तबीयत रह के थे। बेटी बेटा और बहू का दुनिया से जाने गम और दूसरी जानिब एक बेटी का जीते जी माँ बाप को छोड़ देने का गम, इन सब में वो बस ज़िंदगी के अयाम गुजार रहे थे। शाइस्ता के रूह को कुचोक के लगे थे, इसका दिल जैसे फट जाएगा। वो बेताबी और प्यासी निगाहों से अयूब खान के चेहरे को देख रही थी। मेरी गुड़िया बहुत अच्छी है, हमसे गलती हुई बेटा, हम आपसे माफ़ी। अयूब खान ने हाथ जोड़ते कहा। बाबा, शाइस्ता की आंखें फैल गई। कभी वो बिजली की तेज़ी से हाथ थामते अकीदत से आंखों से लगाए बलबल रोने लगी। बड़ी हवेली के तमाम मकीन एक जानिब खड़े इनको देख रहे थे, जबकि महाजन फाल की वजह से झुंझलाया हुआ सा ड्राइंग रूम चला गया था कि रोने की आवाज़ सुनकर वो बाहर इनको यूँ रोता देख लब पीछ गया। छोटी हवेली में सैलाब तो नहीं आएगा? बाहर से आती अली इन सबको देख खुश हुआ, पर इन सब के आंसू देखकर शगुफा छोड़े बिना न रह सका। इसकी गैर मुतवक्का सवाल पर सबने गर्दन मोड़ कर से देखा, जो इसके यूँ देखने पर मुस्कुरा कर बालों में हाथ फेरता दूसरे हाथ से सबको हाय करने लगा, जबकि इस अंदाज से जैसे वो सुपरस्टार हो। बाकी सब इसके फ़ैन, जिनको देखकर वो खुश होता हाथ हिला रहा था। इसकी इस हरकत पर सबके लोगों पर मुस्कुराहट रहेंगी। अली बालों को पफ स्टाइल में माथे से थोड़ा ऊपर टिका कर इनकी जानिब भी बढ़ा। हाय एवरीवन, मुझे नहीं पता था कि सब मुझे इस कदर मिस करते हैं। अली इनके करीब आता इन सब की आमद पर चुटकुला छोड़ा और बड़ी हवेली से मकीनों को मिलने लगा, जबकि शाइस्ता अयूब खान और बीजान के पास खड़ी से माफ़ी मांग रही थी, जिस पर वो इसको डिबट कर रह के। अली सबसे मिलता है शाइस्ता की जानिब आया। फुफ्फो का शहजादा, फुफ्फो ही आएगा शायद। वो बाहें वाक करती मोहब्बत से बोली, जबकि अली आकर इसकी बाहों में समा गया। आपके यहाँ आने से मैं कितना खुश हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकता, वो भी की आवाज़ में बोला। बचपन से तो दूर दूर थे, आज जब वक्त आया तो सारे शिकवे ख़त्म कर रहे थे। मैं भी बहुत खुश हूँ। डबल रोटी, शाइस्ता ने इसके दोनों गाल खींच कर कहा। वो मुस्कुराहट का, क्या फुफ्फो आप भी अनफी जलादनी की ज़बान बोलने लगी हैं? बिल्कुल, शाइस्ता कहती से साथ लिए सोफे पर बैठी जहां अब सब बैठ चुके थे। भाभी, इस कदर हमें खुशी देने के लिए शुक्रिया, आपने हमें इस काबिल समझा और यहाँ आकर हमारी हवेली को रौनक बख्शी। अयूब खान सरबराही सिंगल सीटर सोफे पर पराजमान और नहायत शुक्राना अंदाज में खानम बी से बोले। ऐसी बात नहीं है भाई, हमारा भी तो घर है और हम जब चाहें आ सकते हैं। खानम बी ने मुस्कुरा कर कहते इन सब के चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरती। बड़े सब एक तरफ बैठे थे, जबकि यंग पार्टी एक जानिब बैठे खुसर फुसर करने में मगन थे, और इस खुसर फुसर में वो कुछ देर पहले की शम्स की बेबाक नजरें जो कि निशाने पर टिकी थी, इस पर बहस कर रहे थे। खानबी ने कुछ तौक़ुफ़ के बाद मुद्दे की बात की। हम आप सबको बड़ी हवेली लेने आए हैं। हम चाहते हैं कि बच्चों के सारे फंक्शन बड़ी हवेली हों और शादी तक वो सब इधर ही रहें। इसकी बात पर सब में लम्हा भर को खामोशी छा की। नहीं भाभी, हम वहाँ कैसे? भी जान ने बात अधूरी छोड़कर खानबी को देखा। शहनाज, अगर आपको शम्स की वजह से लग रहा तो इससे हम इजाज़त ले चुके हैं, वो मान गया है, पर अपने लिए नहीं, आप सबके लिए। खानबी ने बात आगे बढ़ाई तो इसकी बात
इसकी बात पर सब खामोश हो गए। तो हम शम्स को इधर कैसे अकेले छोड़ सकते? आप इसकी फिक्र मत करें, शम्स हर फंक्शन में मौजूद होगा, भले ही ना रुके। खाना भी की बात पर तमाम बच्चों ने हुटिंग की, जबकि शाइस्ता, फातिमा और इरम बेगम सबके लिए खाना तैयार करने किचन की जानिब भड़की। बीजान ने मोहब्बत से इनको देखा, जिन्हें देख कर नहीं लग रहा था कि वे सालों के बिछड़े हुए थे। आज जब मिले थे तो ऐसे लग रहा था जैसे सब हमेशा से साथ हों। महद बेटा नहीं आया? अयूब खान ने अरसलान से इस्तफसार किया। जी चाचा जान, वो भाई रह भी आ जाता है। ये अनफी जलादनी कहाँ है? दिख नहीं रही और ना ही जलाद दिख रहा। अली ने इनसे पूछा। तुम्हारी दोस्त सर मुंह लपेट कर कमरे में पड़ी है, जरीन ने कहते लेस का टुकड़ा मुंह में रखा। है वो क्यों? इसके साथ सब लड़कों ने कोर्स में पूछा कि एक दफ़ा फिर से वो आकर याद आते ही लड़कियों के कह के बोल पड़े। भाई ये तुम लोग महद भाई से पूछो। उन्होंने अपना दामन बचाया। छोटी हवेली में कुछ वक्त गुजार कैसे बड़ी हवेली आन ठमके थे। कल बच्चों का मायूं था और आज वो संगीत प्लान किए बैठे थे। निमरा भी अपनी फैमिली के साथ आ चुकी थी, जिसे देखकर अली की दांत नहीं छुप रहे थे। वक्फे बाद में निमरा को मायनी की नज़रों से घूरता इसे पजल कर रहा था। तुम क्या बदरूहों की तरह बच्ची से चिमट रहे हो? अफनान ने इसे आंखें दिखाई। अभी आप सिंगल हैं, इन सब से नावाकिफ। अली ने सुलगार फिर लड़कियों के बीच बैठी निमरा को घूरने लगा। तुम लोगों ने कौन सा तीर मार लिया है? शादी ही है ना, जब चाहे मैं भी कर सकता हूँ। अफनान ने जलते दिल के फफोले फोड़े। शादी से पहले थोड़ा लव स्टोरी होना भी ज़रूरी है, लाइफ का मज़ा आ जाता है। अली ने दांत कुसे। तुम खुश मत हो, अभी तुम्हारी शादी नहीं हो रही, सिर्फ मंगनी ही होगी और फिर इनके वलीमे पर। अफनान ने चबा चबा कर कहा। लड़कियों की जानिब भड़का। इसको इस जानिब जाता देख बदर्श में और अली अपना सब मुँह लेकर रह के। यार अगर महद भाई को पता चल गया फिर? रुशाने ने इनको आगाह किया। चुप करो तुम डरपोक। जरीन ने डिपटा। हाँ, क्योंकि तुम्हारी शामत पक्की है, इनके फरिश्तों को भी इल्म नहीं होना। जरीन ने निमरा की जानिब हाथ बढ़ाकर जोरदार ताली मारी। किसी की प्राइवेसी में घुसते शर्म नहीं आती? रुशाने ने फिर से इन्हें रोकने का अज़र पेश किया। बीबी तुम क्यों फिक्र करिए, तुम्हारी प्राइवेसी में नहीं आएंगे हम, पर अनफाल और महद भाई के कमरे के हालात जानना हमारे लिए नहायत अहम है। जरीन ने आंखें नचाते कहा। जबकि रुशाने लब डुबा के रहेगी कि इसकी प्राइवेसी ना ही जाने तो अच्छा है। जिस कदर वो रोमांटिक शख्स है, रुशाने ने पूरा महीना इनके सामने नहीं आना था। देखो हम बस ये देखना चाहते हैं कि क्या महद भाई अनफाल को प्रोटेक्ट करते हैं, अगर करते हैं तो कैसे, और कमरे में अनफाल के साथ कैसे रहते हैं, प्यार व्यार या डांट फटकार? निमरा एक्साइटेड सी बोली। महद भाई कमरे की जानिब आ रहे हैं। फलक ने सीढ़ियाँ चढ़ते महद को फ़ोन पर किसी से बात करते हुए इस जानिब आते देख इन सबको अलर्ट किया और ख़ुद भी इसी जानिब आकर अपनी पोजीशन संभाली। वो चारों ग्लास विंडो में ऊपर नीचे लटकी हाथ के बराबर खुली विंडो से इनके कमरे में झाँक रही थी। एक तो ये बुरी बात है और दूसरा ऐसे लटकी हुई, ऐसे तो सोल्जर भी नहीं लटकते गई। जबकि चेहरों पर शरीर मुस्कुराहट रखा थी। तभी वाशरूम के दरवाज़ा खुला और अनफाल भी किसी गीले बालों को पिष्ट पर फैलाए पाए रही। इसने भी एक कदम ही बढ़ाया था कि नज़र फर्श पर पड़े कॉकरोच पर गई। इसको देखकर अनफाल की जान जाती थी। वो चीखती वहीं से फुल स्पीड दौड़कर बेड पर चढ़ गई। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं पता नहीं कौन सी मखलूक हूँ, मुझे तो इससे डर ही नहीं लगता। ना मुझे चूहे से डर लगता है, ना कॉकरोच से, चिपकली से थोड़ा बहुत बस। पता नहीं, मेरा तो कोई सीन ही नहीं बनता वैसे। और हरासा नज़रों से इसे देख रही थी जो तेज़ी से फर्श पर घूम रहा था। बचाओ बचाओ प्लीज़। अनफाल कॉकरोच को बेड की जानिब आता देख चिल्लाई। तभी कॉकरोच उड़कर बेड पर आया था कि अनफाल चीखती जंप लगाकर नीचे उतरी, सोफे की पुष्ट पर जा खड़ी हुई। इसके फरिश्तों को भी इल्म नहीं था कि ये रिमोट कंट्रोल कॉकरोच है जिसे इसकी कजिन सी कंट्रोल करती खिड़की में लटकी खड़ी हैं। वो महद के आने से पहले अनफाल को पूरी तरह डरा देना चाहती थी और फिर महद का रिएक्शन देखना था। ऐसा करते हुए इन्हें थोड़ा ही बुरा लगा था। वो भी जानती थी कि अनफाल को किस कदर खौफ था कॉकरोच से, और इस खौफ में महद का अमल देखना था। अनफाल थर थर कांपती कॉकरोच को इसी जानिब आता देख रही थी कि वो दरवाजे की सिमत भागी। जब भी वो उठकर इसके सामने आ गया, कॉकरोच है क्या है, हीरो लग रहा है। अनफाल रोती होती वापस बेड की जानिब आई और सूं सूं करती बेड पर खड़ी हो गई। कोई अपडेट? महद ने छूटते इस्तफसार कर डाला। दोस्त हूँ तेरा, बंदा सलाम दुआ हाल अहवाल ही पूछ लेता है। हारिस ने एहसास दिलाना चाहा। बोल रहे हो मतलब ठीक हो, अब बताओ। महद ने इसे मजीद सुलगाया। बहुत ही कुछ शड़ियल इंसान हो। हारिस बड़बड़ाया। हशमत पाकिस्तान आ गया है और कल शादाब और रुमाना इससे मिलने आए थे। हारिस ने मुद्दे की बात बयान की, जिसे सुनकर महद के पेशानी पर शिकनों का जाल नमदार हुआ। शादाब हशमत से बात करता था, इससे महद बाखूबी वाकिफ था और ये भी जानता था कि शादाब ज़रूर इसे पाकिस्तान बुलाएगा, पर रुमाना का मिलने इसे समझने में देर नहीं लगी थी। तुम निदा को लेकर कल सुबह यहाँ पहुँचो। खैरियत? हाँ, शादी पर इनवाइट हो तुम और कल सुबह यहाँ मौजूद हो तुम दोनों। माँ दो टोक अंदाज में कहकर कॉल कट करता अपने कमरे में है। इसे कदम रखते ही अनफाल की चीख सुनाई थी। कॉकरोच। महद को अंदर आता देख अनफाल पूरी शिद्दत से चलाई थी, जबकि महद ने नासमझी से देखा। आंखों में सटपन मुजतमा था। महद कॉकरोच। अब की बार वो फिर से चलाई।
व्हाट रबिश। महद की पेशानी पर शिकनों का जाल नमदार हुआ था। इसके तर्ज़े तखातुब पर इस चेहरे में सुर्खियां घुलने लगी। भाई तुम्हें नहीं कह रही, मुझे भी लगा था तुम्हें कह रही है महद कॉकरोच, लेकिन वो नीचे कॉकरोच की कह रही है। मेरा मतलब कॉकरोच आप, एक ही बात है फिर भी। वो हकलाती बोलती महद का मीटर घुमा गई थी कि वह शरर बाहर निगाहों से इसे बेड पर खड़ा देख रहा था, जो खुद से उलझी खुमार शिकन सरापा लिए बिखरे बालों में दुपट्टे का एक सिरा इसके कंधे पर पड़ा नीचे सिरकने पर बेताब था। और वो खौफजदा सी खिड़की से खड़ी इसे ही देख रही थी। क्या बकवास करी हो हाँ। महद लंबे लंबे ढकबरता इसकी जानिब आया। वो वहाँ कॉकरोच है। अनफाल रूहान सी होती मासूम सूरत बनाए बोली। तो महद ने दांत पीछे, आप इसे भगाएं। वरना आंखों से इसे फरमाइशी अंदाज में बोली। किस लिए। महद ने भुएं चुकाए। मुझे डर लगता है इसलिए। जबकि महद ने हल्का सा सर हिलाया और दाएं जानिब देखा जहां कॉकरोच पड़ा था। आप भी ऊपर आ जाए वरना वो आपको भी खा जाएगा। अनफाल ने सहमी हुई आवाज में सरगोशी की। तुम्हें कितना खा लिया है इस नन्ही जान ने जब मुझे खाएगा। महद ने लब दबाए इसकी हालत देख मुस्कुराहट रोकी और संजीदा लहजे में गोया हुआ। पलट कर शान अस्तगाना से चलता आरामदाह हालत में सोफे पर बैठकर फ़ोन निकालकर स्क्रोलिंग करने लगा। इसके यूं बेअल्ताफ़ाती पर इनफाल ने गोया आंखें फाड़े महद को देखा, जो मुकम्मल अपने काम में गोता जन लग रहा था। फिर हरासा नजरों से कॉकरोच को देखा, जो हनूज अपनी पोजीशन बरकरार रखे हुए था। आप मुझे नहीं बचाएंगे जल्लाद। इसकी गुस्से भरी आवाज़ उभरी। तुम जैसे खूंखार बिल्ली को बचाने से अच्छा है मैं कॉकरोच बचा लूँ। इसकी गंभीर आवाज़ गूंजी। प्लीज़ महद। अनफाल ने इल्तिजा की। पहले अपनी हरकतों की माफ़ी मांगो, तब तुम्हें बचाने के मतलब सोच विचार कर सकता हूँ। महद टांग पर टांग चढ़ाए एक हाथ सोफे की पुष्ट पर जमाए रोब से बोला। इशारा सुबह वाली हरकत की जानिब था। अनफाल ने आंखें सुकेड़ी से देखा, जो इसकी माफ़ी का इंतजार कर रहा था। अनरोमांटिक पर्सन। इनको तो खुश होना चाहिए कि गलती में ही सी इनको बोसा मिल गया, पर इधर नखरे खत्म नहीं हो रहे। वो बड़बड़ाई। ऊंचा बोलो। इसके हिलते लब देख कर महद ने मुस्कुराहट दबाई। मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी। वो बजीद हुई। ठीक है फिर तुम जानो और तुम्हारा पार्टनर। वो कहकर अपनी जानिब से अपनी जगह से उठा। महद। अनफाल ने शिद्दत से पुकारा कि महद ने चौंक कर इसे देखा, जो नढाल सी बेड पर खड़ी थी। माथे पर पसीने की नन्ही बूंदें चमक रही थी। कोई हाल नहीं है ना हीरोइन का। जबकि दुपट्टा बिछाने से ढलक गया था। महद के दिल ने बीट मिस की। इससे अच्छा तो आरज़ू थी। उससे कह रही थी इससे अच्छा मेरी शादी तुमसे हो जाती। बस रैपा क़यामत बनी खुद से अनजान महद के जज्बात भड़का गई थी। महद ने आबरूज का गोया बोलने का इशारा दिया। वो। अनफाल ने कॉकरोच की जानिब इशारा किया। महद ने फर्श पर देखा। इसे कुछ गैर मामूली सा एहसास हुआ। जब इसे विंडो पर किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ, इसने लब बीजे एक नज़र फर्श पर बड़े बेजान कीड़े पर डाली और नामहसूस अंदाज में विंडो की जानिब देखा। महद ने निचला लब दांतों तले दबाया। इसे सारी कार्रवाई की समझ आ चुकी थी। तो तुम माफ़ी नहीं मांगोगी। महद ने इसे देखते संजीदगी से दरियाफ्त किया। अनफाल ने नफ़ी में गर्दन हिलाई। मदद चाहती हो। अनफाल ने हाँ में सर हिलाया। तभी महद ने इसे अपनी जानिब खींचा कि वो ऊंधे मुंह गिरती पड़ती इसके सीने से टकराई। इससे पहले कि वो कुछ कहती, महद ने इसकी कमर में बाजू डाले इसके बालों में चेहरा छुपाया। अनफाल जिसने चीखने के लिए मुंह खोला ही था कि हिसाबदार पर भुचक्का रह की खामोशी से खड़ी रहो। महद ने खमारूलूद लहजे में कहा। नहीं वो इधर कॉकरोच। अनफाल की सुई वहीं अटकी थी। रिमोट कंट्रोल है। महद ने इसकी कनपट्टी पर लब रखे। क्या रिमोट कंट्रोल। विंडो में तुम्हारी नंदे खड़ी हैं। और महद ने इसके कान के करीब सरगोशी की। क्या पर क्यों। अनफाल को हैरत का झटका लगा। सबूत इकट्ठे करने आई हैं। कैसे सबूत। वो दोनों हाथ इसके सीने पर रखे इसी के अंदाज में बोली कि महद ने बामुश्किल उमड़ वाली हंसी को रोका। खानम बी को पर पोता चाहिए। महद ने इसके कान के लोगों लबों में दबाकर सरगोशी करते इसे घुमाकर पुश्त सीने से लगाई और इसका चेहरा मिरर की जानिब गया, जहाँ से वह विंडो में जमे हुए चारों मुंह खोले इन्हें देख रही थी। अनफाल की आंखें फैल गई। महद की बात पर उन चारों को लेकर अनफाल के सामने हफ्तों कलीम घूम गए थे। आप दूर हो। अनफाल खुद में सिमटी शर्म से चूल लहजे में बोली। कुछ देर खामोश नहीं रह सकती। महद ने डिपटा। मैं गिर जाऊंगी। मेरी पनाहों में हो। महद ने इसके कंधे पर लब रखे हुए इसके गिरठे साफ मजबूत किया कि इन चारों ने आंखों पर हाथ रख लिए। जरीन ने फलक को हाथ मारा। ये महद भाई है ना। लग तो वही रहे हैं, पर इनको अचानक क्या हुआ। ये तो लड़ने वाले थे। निमरा ने कहा। हमारे सामने गुन्ने मीचने बने रहते हैं। फलक ने भी टाकरा लगाया। तभी महद इसे घुमा कर सामने किया और एक बाजू इसकी कमर में लपेट कर दूसरा सर के पीछे ले जाकर चेहरा अपने रूबरू किया। सुबह वाली क्या हरकत थी। महद ने इसकी आंखों में झांकते इस्तफसार किया, जबकि अनफाल ने घूंट भरा था कि इसके गले में गिल्टी से उभर कर मैं दूँ भाई। मुझे नहीं पता था कि आप हैं वहाँ। अनफाल ने कपकपाते लबों से कहा। महद की मौजूदगी में वो कॉकरोच की मौजूदगी भूल चुकी थी। कब समझोगी तुम। अगर वहाँ कोई और होता तो। डैमिट। वो इसके मुंह पर घुराया। बज़ाहिर इन चारों को लग रहा था कि महद रोमांस कर रहा है, पर रोमांस की आड़ में वो अनफाल को डांटने का काम सर अंजाम दे रहा था। जल्दबाजी में हुआ। अनफाल इसकी सुरख आंखों में देख मध्यम आवाज में बोली। तुम्हें कितनी बार समझाना पड़ेगा। अब तुम छोटी बच्ची नहीं हो जो इस तरह की हरकतें करती फिरो। सॉरी। अनफाल डबडबाई आंखों से इसे देखती बोली, जबकि महद ने बगौर इसके नैनों में अपना अक्स देखा।
वाइट लेडी, तुम मेरी हो, मेरी बीवी, मेरी मलकियत, मेरी इज्जत। मैं तुम्हें किसी के सामने शर्मिंदा होते नहीं देख सकता। आज जिस तरह तुम सारा दिन मुंह छुपाती फिर ही दी, मेरा दिल कर रहा था कि तुम्हारा हशर बिगाड़ कर रख दूँ। महत के लहजे में सख्ती इधर आई थी, वो बर्फीले लहजे में कह रहा था, जबकि बाकी चारों सर मुँह लपेट कर शर्म से वहाँ से भाग निकली थी। तुमने अपनी जल्दबाजी में मुझे बोसा दिया था, और मैं तुम्हारा शोहर हूँ, कोई गैर नहीं जो तुम सारा दिन कमरे में बंद रही हो। डैम फूल। महत, आखिरी बार कह रहा हूँ, अपनी अकल को इस्तेमाल में लाया करो, वरना मुझे वक्त नहीं लगेगा इसको ठिकाने पर लगाने में। तैयार हो जाओ जल्दी से, शॉपिंग पर जा रहे हैं हम। जबकि अनफाल आंखें फाड़े लड़ती खड़ी इसके दहकते लिम्स को महसूस करती बेड पर ढेर की। बोलो सैफ। महत गाड़ी का दरवाज़ा बंद करते बाहर निकला ही था कि इसका खास मातहत सराइद से इसकी जाने पड़ा। इसे यूं उजलत में देखकर महत ने संजीदगी से इस्तफसार किया। सर, वो सैफ कुछ बताने लगा था कि अनफाल को गाड़ी से उतरते देख बात अधूरी छोड़ दी। महत ने आईब्रो झुकाई और एक नज़र अनफाल को देखा, जो ब्लैक चिकन की कढ़ाई वाली चादर के हाले में काफ़ी दिलकश लग रही थी। कि इन पर ध्यान दिए बगैर तेज़ी से अंदर बढ़ गई। मैंने यही सोच रही थी, मैं तेज़ी में चिकन को किचन तो नहीं पड़ गई। ऐसा ही होता है तेज़ी में। सर, शम्स खान इलेक्शन में कामयाब हो गए हैं, पर क्या? मुझसे आधी अधूरी बात मत किया करो। महत ने डिपटा के सैफ गड़बड़ा सा गया। सर, इनकी गाड़ी पर फायरिंग हुई है। सैफ ने तेज़ी से बात कही। नोट अगेन। महत ने तेरवी चढ़ाए बर्फीले लहजे में कहा कि पिछली बार शम्स को गोली लगने से वो अच्छी तरह वाकिफ था और अपने आदमियों से इसकी पल पल की खबर लेता रहता था। अब फिर से गोली का सुनकर महत का पारा हाई हुआ। सर, वो शम्स खान जिंदा। इतना कहकर सैफ ने आदत से मजबूर अपनी बात अधूरी छोड़ी। सैफ, महत दहाड़ा था कि इसकी बात के दौरान यूँ बार बार वक्फा लेने पर। सॉरी सर, बट शायद शम्स खान अब नहीं रहे। सैफ ने तेजी से बोलकर आंखें मींच ली। महत को लगा जैसे किसी ने दहकता हुआ लावा इस पर ढेल दिया हो, कि यकदम इसका दिल सिकुड़ कर फैला था। सैफ की बात पर कुछ पल खामोश समझने की कोशिश कर रहा था। सैफुल रहमान। अचानक से महत की गिरजदार आवाज़ गूंजी के लॉन में रात के फंक्शन की तैयारियां करते सब मुलाजिम हड़बड़ा कर इस जाने मतवजा हो चुके थे, जबकि सैफ ने झुरझुरी सी ली और आंखें नजरें झुका दी। क्या बकवास कर रहे हो तुम? बस रख आंखें इस पर गाड़े घुराया था। सर, बरमन खान हमारा आदमी जो शम्स पर सर पर नजर रखे हुए थे, इसने हमें अभी इतला दी है कि पोलिंग स्टेशन से बाहर शम्स खान की गाड़ी पर बेतहाशा फायरिंग हुई है। वो इनके आदमी और इनका ड्राइवर शदीद जख्मी हुए हैं, जिसके नतीजे में शायद कि वो शट अप। इसकी बात पूरी होने से पहले महत दहाड़ा था और बिजली की तेजी से गाड़ी की दूसरी जानिब आकर ड्राइविंग सीट पर बैठा। इसके बैठते ही सैफ भी अपने आदमियों को दूसरी गाड़ी पर आने का इशारा करता सरायत से महत के साथ फ्रंट डोर खोलकर बेजबान हो चुका था। डैम इट, किसकी हिम्मत हुई कि वो महत अरसलान के बाजू पर वार कर गया। महत फंकारा, इसकी आंखों में शोलों की सी लपक थी। शम्स और महत एक दूसरे के बाजू ही तो थे। कौन वाकिफ नहीं था? हवेली के तमाम अफराद, इनके कबीले, आसपास के तमाम इलाके अच्छी तरह वाकिफ थे कि शम्स और महत एक दूसरे के लिए क्या हैसियत रखते हैं। लाख ना चाकी सही, पर इन दोनों ने एक दूसरे की हिफाजत के लिए बंदे मुख्तस कर रखे थे, जिससे दोनों अनजान थे। तभी तो दुश्मन इन दोनों के पीछे लगे हुए थे। जहाँ ज़मीन खान शम्स के पीछे था, वहाँ हशमत महत के पीछे था। सर, इनके मुखालफिन से हार बर्दाश्त नहीं हुई। सैफ ने जल्दी आगाह किया। बास्टर्ड। तेज के आलम में महत ने मुका स्टेयरिंग पर झट दिया। हॉस्पिटल कौन सा है? इसने शदीद परेशानी, गम और गुस्से की आलम में सैफ से पूछा। इसके बताने पर महत ने गाड़ी का स्टेयरिंग कुछ इस अंदाज में घुमाया था कि गाड़ी घूमने के साथ फर्श पर रगड़ के साथ फिजा में इसके टायरों की चिड़चिड़ाहट गूंज उठी थी। एक लख्त महत ने दाएं जाने मोड़ते हुए रोश पर गाड़ी जहाज की तेज़ी से बढ़ाई। गेट पर खड़ा गार्ड हड़बड़ा कर इतनी ही स्पीड से दरवाज़ा खोल चुका था और देखते ही देखते वो गाड़ी रोड पर डाले हवाओं से बातें करती हुई आगे बढ़ी थी। मुझे तो लगा पहले ही रोड पर है। महत का सुरख चेहरा लहू टपका दी आंखें खतरनाक तासरात इसके शदीद गुस्से में होने का अंदिया दे रहे थे। करार राशा पता नहीं ये क्या बोल रही है भाई। मुझे पश्तो जो भी बोली मुझे नहीं आती। करार नहीं और करारा है, पता नहीं है क्या है। मैंने नहीं बोला, हमें मेरी बेइज्जती हो जानी। मुझे बस पंजाबी आती है। ज़रीन किचन में खड़ी अपने लिए कॉफ़ी बना रही थी, साथ ही पश्तो सॉन्ग गुनगुना रही थी। इसकी सुरीली आवाज़ का जादू पूरे किचन में फैला हुआ था कि बदर जो मुलाजमा को चाय का कहने आया था, सामने अपनी दिल का सुकून को देखकर दिल बाग बाग हुआ चला था कि कुछ देर पहले ही खानबीन ने पर्दा का वाज़ा हुक्म सादिर कर दिया था और अब शादी तक लड़के अपनी दुल्हन को बिल्कुल भी देख नहीं सकते थे। बातचीत, हंसी मजाक तो दूर की बात थी। जरी, ये भी पता नहीं पश्तो में क्या लिखा है, जरी जान। बदर दबे कदमों चलता है इसकी पुश्त के पीछे जा खड़ा हुआ। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि पश्तो में जब हम कुछ बोलते हैं तो लड़के का या लड़की मतलब जो भी नाम है ना वो भी चेंज ही हो जाता है, मतलब जरी नहीं रहता, कुछ और ही हो जाता है। क्या ऐसा होता है? और नहायत दिलफरेब अंदाज में इसके कान के करीब झुक कर सरकोशी की। और कोई अच्छा दिल का मालिक हमें पश्तो ही सिखा दे।
मालिक क्या मतलब कोई भी। ज़रीन जो मगन सी कॉफ़ी फेंट रही थी कि बदर की यूँ पुकारने पर करंट खाकर अपनी जगह से उछली। ओए बदतमीज़, ज़रीन ने इसे बड़ी बड़ी आंखें दिखाई। वो एकदम इसके यूँ पुकारने पर वाकई डर गई थी। जब भी दिल पर हाथ रखे बरजस्ता बोली, वल्लाह तुम्हारी ये खूबसूरत आंखें मेरी जान निकाल देती हैं। बदर इसकी झील की मानित गहरे नैनों में झांक कर सदके दिल से बोल कर ज़रीन की धड़कनों में उदम मचा गया था। तमीज़ करो बदर, फ्लर्ट नहीं। वो घूम कर 2 कदम दूर हुई थी। हाय जानम, तुम खुद उकसाती और इल्ज़ाम होने वाले मुझ मासूम शोहर पर। बदर ने दुलबा अंदाज अपनाया। जानती हो कितनी मासूम हो तुम? ये रात को क्या सीन है तुम्हारा? ज़रीन इसकी जानिब बड़ी इस्तफामिया बोली। तुम कहो तो बना ले अपना सीन। बदर ने गंभीर आवाज़ में कुछ इस अंदाज से कहा कि ज़रीन खफ़त और शर्म के मारे इसका मुंह खुल गया। तुम कमीने बदर, मैं तुम्हारा सर फाड़ दूंगी। वो एकदम घुराई। हाँ यार, सीन तो डेरे पर बनाने का है। तुम अगर इंटरेस्टेड हो तो हम। बदर ने कहकर लगाया और फिर से सरगोशी में बात अधूरी छोड़ी। खाना भी इसके अंदाज देकर ज़रीन चलाई। और पागल लड़की, मरवाना है क्या? बदर तड़प कर इसके करीब होता इसके लबों पर भारी हाथ रखे इसकी चीख दबा गया। वो घटी घटी आवाज़ में इसकी गिरफ्त में छटपटा उठी। चुप एकदम, तुम्हें मेरा ज़रा डर नहीं। एक बार शोहर बन लेने दो, फिर देखता तुम्हारी रग रग में अपना रोब और डर उतारूंगा। इसे बिल्कुल डरते ना देख कर बदर ने भी बदले में घूरा और हल्का सा झुक कर इसके ऐं लबों पर जमे अपने हाथों पर लब रखे। इसकी हरकत पर ज़रीन दहल उठी। इसकी आंखें खतरनाक हद तक फैल गई जबकि मलीज चेहरे पर सुर्खी खुलने लगी थी। बदर को अंदाज़ा लगाना मुश्किल था आया ये लाली गुस्से का अंसर थी या शर्म की वजह से थी। जिस भी वजह से थी, इसका सुरखंदारी चेहरा बदर को बुरी तरह डिस्टर्ब कर गया था। ज़रीन ने इसके हाथ पर अपने बड़े बड़े नाखून चुभो डाले थे। बस इतना पैनिक मत हो, चलो चाय बनाओ, दोस्त आए हैं मेरे। वो इसको नज़रों से तनविया करता हाथ हटाकर दूर हुआ और रोब से बोला, तुम्हें कहा कि घटिया लड़की हो, नहीं बनाती चाय। इसके हाथ हटाते ही वो इसके कंधे पर हाथ मारती चलाई। हम सिर्फ तुम्हारे लिए। अब शाबाश मेरी जानम, चाय बना दो। तुम्हें पता है ना कि मुझे तुम्हारे हाथ की चाय पसंद है। तो बना कर मर्दान खाने भेज देना। मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ। इसके अंदाज पर वतल मिला उठी। यकीनन तुम ही हो। वो भी दूबदू बोला। क्या? ज़रीन तड़क उठी। मेरा मतलब यकीनन तुम मेरी खिदमत गुजार सलीक का शार होने वाली बीवी हो। तो मेरा इतना काम तो तुम कर ही सकती हो ना। बदर इसका गाल थपथपा कर बोला। दूर हटा, मौका चाहिए चिपकने का। ज़रीन ने इसे दूर धकेला। उफ जानम, सही मौका मिल तो लेने दो, फिर बताएंगे चिपकते कैसे हैं। बदर ने लोफराना अंदाज अपनाया। बदर अब तुमने मजीद बकवास की तो मैं खानबी को तुम्हारी करतूत बता दूंगी। ज़रीन उंगली उठाकर मौन करती चंगाड़ी। क्या करतूत बताओगी? अभी तो मैं तुमसे चिपका भी नहीं। बदर अफसोस से सर हिलाता आंखें नचाकर बोला, मैं बताऊंगी तुम लोग आज डेरे पर किस तरह की पार्टी कर रहे हो। ज़रीन दांत कचका कर बोली। बदर ने आंखें दिखाई। खबरदार किसी से कुछ कहा तो। और किस तरह की का क्या मतलब है? बस हल्ला गुला होगा। इधर तो तुम लोगों ने हमें बाहर ही सिखाए रखना था, हम पार्टी कर रहे। बदर ने तफसील बताई कि ज़रीन ज़ोरों शोरों से ऊपर नीचे सर हिलाती इसकी बात की मसनूई तईद करती। बदर को मुस्कुराने पर मजबूर करगी। शम्स लाला और महद भाई भी आएंगे क्या? इसने सीने पर बाजू फोल्ड बांधे सवाल दागा। नहीं, वो इधर ही होंगे। बदर ने फ़ौरन नफ़ी की। मतलब दाल में कुछ काला है। ज़रीन ने घूरा। चुप करो, तुम अभी बीवी बनी नहीं और सवाल जवाब शुरू। कुर्बानी से पहले एक राहत, हम अपनी मर्जी की नहीं जी सकते क्या? और तुम्हारी इतलाक के लिए तुम्हारे भाई भी होंगे साथ। बदर झुंझला उठा था और इस आंखों से चाय की जानिब इशारा करता इसकी कॉफ़ी उठाकर चलता बना। भले इनकी पसंद की शादी थी, पर फिर भी बदर को कुर्बानी ही लगी थी कि इसके बाद इसकी अफलातून बीवी का जो राह चलना था। बदतमीज़, मेरे भाइयों को भी अपना जैसा बना रहा है। महद भाई के सामने घुलना होता है और इधर शबाब कबाब की पार्टियों का प्लान है। तुम्हें बड़ी चाय पिलाती हूँ। ज़रीन बड़बड़ाई और दिल खोलकर चाय में नमक ढेल कर कच्ची पकी चाय कपों में डालकर मुलाजमों के हाथ भेज कर खुद लाउंज में बैठी फ़ोन स्क्रॉलिंग करने लगी। थोड़ी देर गुजरी थी जब बदर सुरख चेहरा लिया तनफन करता इसके सराहन खड़ा हुआ। ये क्या हरकत थी? इसकी आंखों में शदीद गुस्सा था। क्या? ज़रीन का अंदाज बेगाना था। तुमने मेरे दोस्तों के सामने शर्मिंदा करवा दिया। दिल चाह रहा है ये सारी प्यालियाँ तुम्हारे सर पर तोड़ दूँ। बदर बिपरा शेर बना धाड़ा। हो गया ना अंदाज़ा? अब तुम मुझे रात की पार्टी में जाकर दिखाओ। ज़रीन ने इसके गुस्से का कोई भी असर लिए बगैर ललकारा। बदर कुछ पल इसे घूरता रहा और फिर इसके करीब हुआ। वो समझ चुका था कि पार्टी में जाने पर गुस्सा है। तुम्हें क्या तकलीफ है हमारी पार्टी से? बदर ने गहरी आंखें इसकी आंखों में गाड़ी इस्तफसार किया। क्योंकि वो वहाँ वो होंगी। ज़रीन से कुछ बन ना पाया तो झुंझलाहट का शिकार होती बोली। बदर के लबों पर तबस्सुम फैला। फिक्र ना करो वो हुई भी तो मेरा ध्यान तुम में लगा रहेगा। बदर खमार आलूद आवाज़ में सरगोशी करके ज़रीन के दिल की धड़कनें मुंतशिर कर गया। मतलब वो होंगी? ज़रीन ने सख्त लहजे में पूछा। बदर ने फक्त कहा जबकि नज़रें इसके चेहरे पर जमी थी। इसकी सुनकर ज़रीन शाह की नज़रों से घूरेगी। ठीक है, अगर तुम रात मेरे साथ रहने का वादा करो तो मैं पार्टी में नहीं जाऊँगा। बदर सरगोशी नुमा बोला और इसके तासरात जांचने लगा। तुम ठड़कपन में आखिरी हद से भी तजावुज़
कर चुके हो। लोफर आदमी, ज़रीन गुराई। आज तो इसके रंग ढंग ही निराले थे। वो ज़रीन को जिच किए जा रहा था। हाँ हाँ, बड़े ने कहका लगाया, चलाक लूमड़ी, भाइयों पर गई हो कसमें। अब मेरी बात सुनो, वो थोड़ा और करीब हुआ, अगर तुम बताओगी तो भी बीच में तुम्हारे भाइयों की भी शामत पकी है, और अगर हम हिम्मत करके मुंह खोला भी तो इस सूरत मुझे अपने कमरे में पाओगी। और तुम खुद सोच लो, ऐसी पार्टी छोड़ कर आने पर दिल के अरमान भी तो। वो बात अधूरी छोड़कर लब दांतों तले दबाए अपना कहके को बामुश्किल रो के इसके लाल बहू का चेहरे को देख रहा था। तुम ठरकी, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी अगर मेरे कमरे की जानिब देखा भी तो। ज़रीन नकलाती दूर हुई, बोली। इसे कानों से धुआं निकलता महसूस हुआ था। जब भी दो कदम पीछे होती इसे सलवतें सुनाती फौरन से भाग गई। आप लोगों ने इंतहाई बुरी हरकत की है, बस मान लो। अनफाल को घूर कर अपनी बात पर जोर देती बोली। हाँ भाई, मान लिया, पर हमें अंदाज़ा भी तो हो गया ना कि तुम जो हर वक्त मेरे भाई को जलाद शो करवाती थी वो इसके बरक्स निकले। फलक ने हाथ नचाकर कहा कि सब लड़कियों ने इसकी तायद की। क्या बरक्स निकले हैं? अनफाल तो गोया भड़क उठी थी। देखा नहीं कितना प्यार करते हैं मेरे भाई, रुशाने ने टाकरा लगाया। हूँ, प्यार नहीं तशद्दुद। अनफाल ने सर झटका। जी हाँ, प्यार भरा तशद्दुद। जबकि इनकी बात पर अनफाल सुर्ख होती लब तो भागी। शर्माओ नहीं अब, और मुझे खाला कब बना रही हो वैसे? निमरा ने दांत कूसे। जबकि अनफाल का चेहरा भाप छोड़ने लगा था। खाना भी को परपोता चाहिए। इस कानों में महत के गंभीर मानी इसके कानों में महत की गंभीर मायनी की सरगोशी सुनाई दी। दिल गोया कानों में धड़कता महसूस हुआ। बकवास नहीं करो, अनफाल ने घूरा। अच्छा बताओ ना फिर, महत भाई इसे कब जान बख्शी हुई? ज़रीन ने इश्तियाक से पूछा। इसकी कंधारी चेहरा देख सबको इस पर बेतहाशा प्यार आ रहा था। जबकि इनके यूं पूछने पर अनफाल को महत की एक एक हरकत याद आई। इसे अपना आप इसके लिमिट से दहकता महसूस हुआ। वो आप लोगों को लग रहा था, पर असल में वो मुझे डांट रहे थे। अनफाल सबको खा जाने वाली नजरों से देखकर चबा चबा कर बोली। अच्छा जी, तो वही डांटना कब तक चलता रहा? रिशा ने मायनी खींची से बोली, जबकि बाकी सब इसके चेहरे पर नजरें जुमाए बैठी थी, जैसे वो कुछ बोलेगी। इसकी बात फौरन उछक कर मजीद सवालों पर उतर आएंगी। रुशाने आप ही सच्ची वो मुझे डांट रहे थे? अनफाल ने मुंह बनाया, जबकि इसके यूं रूहानसी होकर कहने पर सबका छत फाड़ कहका गूंजा। रुशाने ने अनफाल को साथ लगाया। है मेरी मासूम सी भाभी, रुशाने ने इसके गाल पर लब रखते कहा, जबकि अनफाल भाभी लफ्ज पर आंखें घुमा कर रहती। देखो अनफी जान, तुम इस प्यार को गुस्सा कह रही हो, पर महत भाई तो तुम्हारे इश्क में गोडे गोडे डूबे लग रहे हैं, और अब तुम हमें हमारे जीजू के साथ जाती कर रही हो इस प्यार को डांट का नाम देकर। अनफाल ने दिल ही दिल में महत को कोसा। इसे अब इसका यूं करीब होने की वजह मालूम हुई थी। मतलब सबकी नज़र में वो बहुत प्यार करने वाला शोर साबित हुआ था कि अब इसको यकीन दिलाना मुश्किल था कि इंतहाई करीब आकर वो वाकई डांट ही रहा था। शातरबाज इंसान। अनफाल बड़बड़ाई, तुम बड़ी फ़ैन हो रही हो इसकी। मैं साथ रहती हूँ, मुझे पता है। एंग्री बर्ड का मौका चाहिए इसे, बस मौका, मुझ पर रोब झाड़ने का, गुस्सा करने का। अनफाल ने सबको करारा सा जवाब किया। बस बस बहन, अब तुम कुछ भी कह लो, महत भाई तो तुमसे प्यार करते हैं और ट्रेलर हम देख चुके हैं। निमिरा ने बात खत्म की। प्यार करते हैं, खाक करते हैं। अनफाल बुलबुला उठी, जबकि वह सब इसको यूं जिद छोटा देख दिल खोल कर मुस्कुराती इसे छेड़ने में मसरूफ थी। जितने आप सबके होने वाले मियाँ पर आशिक है ना, आप लोग अपनी खैर मनाएं, बस हम पर नजर ना रखें। अनफाल मुस्कुरा कर बोलती सबकी बोलती बंद कर गई। इनकी पतली होती हालत देखकर निमरा और अनफाल का कहका बरजस्ता था। महत रश ड्राइविंग करता हॉस्पिटल पहुंचा। सरायत से बाहर निकलकर अंदर की जानिब भागा। इसके हर अमल में बेजान और बेचैनी और इस्तराबी कैफियत रोनुमा थी। दिल बेतहाशा धड़क रहा था। सामने हॉस्पिटल की दाखिली दरवाजे पर अवाम का सैलाब उमड़ आया था, जबकि पुलिस की कई कारकन मीडिया के नुमाइंदों को अंदर जाने से रोक रहे थे। महत के पीछे सैफ और इसके मुसल्ह अफराद गार्ड्स थे। वो रफ से हुलिये में भी काफ़ी हैंडसम लग रहा था। बस इधर भला कोई फड़क जाए, इनको यही है कि हीरो हैंडसम लगे, बेशक वो किसी की बरसी में ही क्यों ना किया हो। हाँ नहीं तो ब्लैक जीन्स पर वाइट शर्ट लो, हो गई तनाव शुरू। कफ कोने तक फोल्ड की तरतीब से सेट बाल बेतरतीबी से माथे पर बिखरे थे। गोरी रंगत में सुर्खियां गुली थी। ग्रेस और आंखों में वो बेचैनी समय, चेहरे पर पथरीले तासरात सजाए वो भाग कर जीने चढ़ा था। इसे आता देखकर पुलिस एहलकार अवाम को हटाते इसको गुजरने की जगह दे रहे थे। महत को देखकर कैमरों का रुख इसकी जानिब हो चुका था। महत अरसलान खान सबको नजरअंदाज करता तेजी से सीढ़ियां बूर करता अंदर की जानिब बढ़ा था। अंदर भी काफ़ी पुलिस थी। महत के दिल को किसी ने मुट्ठी में जकड़ा था। इसके कदम लड़खड़ाए थे। इंस्पेक्टर के इशारे पर दाएं जाने मुड़ा था। सामने का मंजर देखकर महत के भागते कदम एकदम से थमे थे कि बलहू रंग आंखों से देखता पथरास आ गया था। अनफाल ऊंधे मुंह फर्श पर जा गिरी। साथ ही वेट, मेरे ख्याल से यहाँ पे एक एपिसोड मिस हुई है। चलें ठीक है गाइस, वैसे तो मैंने आगे भी थोड़ा सा पढ़ना था, लेकिन मेरे से ना PDF बनाते हुए मिस हो गया। एक एपिसोड मिस हो गया, उससे आगे वाली एपिसोड मैं ऐसे पढ़ूंगी तो आप लोग कहेंगे ओह दरमियान में क्या हुआ था। इस वजह से ये शॉर्ट सा पार्ट आज से एक्सेप्ट करें, वरना मैं आप लोगों को हमेशा 1 घंटे से ऊपर का ही पार्ट देती हूँ। लेकिन इस टाइम आप लोग प्लीज़ शॉर्ट सा पार्ट एक्सेप्ट कर लें, ठीक है। और अगले नॉवल में मिलते हैं इंशाल्लाह। नेक्स्ट पार्ट मैं लॉन्ग रखूँगी, ठीक है।
तो बगैर किसी देरी के आप लोगों से मैं बाय कह रही हूँ क्योंकि मुझे और भी बहुत से काम है। और अगली वीडियो में मिलते हैं। प्लीज़ अगर आपको मेरी किसी भी बात का बुरा लगा हो तो मैं माज़रत ख़्वाह हूँ, और कोशिश कीजिएगा कि मुझे माफ़ कीजिए, और कोशिश कीजिएगा कि आप अच्छे अल्फाज यूज़ कर सकें। अच्छे लफ्ज़ आपकी पर्सनैलिटी को शो करते हैं, लाइक आपका अखलाक। आपकी डिग्री कोई नहीं आपसे मांगेगा, आपसे कोई पूछ भी लेगा तो कोई ये नहीं कहेगा कि जाओ अपनी डिग्री ला के दिखाओ, वो आपके अखलाक पे आपको जज करते हैं। ठीक है, चलें जी, अगले एपिसोड में मिलते हैं। ख्याल रखिएगा अपना।